जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है अभी वो है थिन फिल्म्स। तो थिन फिल्म्स क्या होती हैं पहले इसको समझते हैं। थिन फिल्म्स रेफर टू द फिल्म्स हैविंग थिकनेस इन द रेंज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि बहुत स्मॉलर, यानी इतनी थिन है, इसकी थिन कितनी होनी चाहिए, इसका डायमीटर कितना बताना चाहिए, थिकनेस यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 300 माइक्रोमीटर तक। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी रेंज जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके यूज़ वो यहाँ पे दे रहा है, बट हम इसका यूज़ क्या करेंगे, हम इसके यूज़ एंड पे पढ़ेंगे, जस्ट एंड के ऊपर इसके यूज़ वगैरह कुछ दिए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपने डायरेक्ट इसकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाना है। तो सबसे पहले जी की प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड एडहियर्स वेल टू द ऑब्जेक्ट। बेटा ये किसी भी चीज़ की अगर आपने कोटिंग करनी, कवरिंग करनी ना, बिल्कुल पतली सी कोटिंग करनी, इतनी बारीक कोटिंग होती है कि आम आंख से वो नज़र नहीं आती है। देखो ना, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके कितनी रेंज बता रहा है वो 300 माइक्रोमीटर की रेंज बता रहा है, यानी कि बहुत थोड़ी रेंज है ये वाली ना। तो इतनी रेंज में जो है ना आप लोग थिन फिल्म्स को तैयार करोगे। ठीक है, तो इट शुड अडहियर वेल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अच्छी तरह चिपक जाती हैं। अडहियर का मतलब होता है अटैच हो जाना। ठीक है ना, अडहेसिव इन नेचर होते हैं ये वाले। इट शुड हैव ए यूनिफॉर्म थिकनेस। आपकी थिन फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, उसकी थिकनेस बड़ा क्या होनी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी इक्वल थिकनेस होनी। ऐसा ना हो कि कुछ जगहों पे तो 0.1 माइक्रोमीटर है, कुछ जगहों पे 500 नैनोमीटर है, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अगर आपने बारीक सी लेयर बनाई है थिकनेस की, तो उसकी जो थिकनेस है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हर जगह पे। सपोज़ अगर 5 सेंटीमीटर लंबाई की आपने थिकनेस बनाई ना, तो उसकी थिन फिल्म बनाई अगर आपने 5 सेंटीमीटर लंबाई की, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई, पूरी लंबाई में जो उसकी थिकनेस है वो इक्वल होनी चाहिए। इट शुड बी इम्परमिएबल टू अदर मटेरियल्स, ये किसी भी दूसरे मटेरियल को अपने अंदर में से नहीं गुजरने देगी, इम्परमिएबल होनी चाहिए। ठीक है ना। इट शुड बी थर्मली स्टेबल, ये इसको ज़रा अगर आप हीट दें बहुत ज़्यादा तो ये स्टेबल उसके हीट को बियर कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। इट शुड बी केमिकली स्टेबल। इट शुड प्लस लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी कम होनी चाहिए। इट शुड सम स्पेशल प्रॉपर्टी सच एज ऑप्टिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को हम आगे जाके इसके यूजेस के अंदर भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी थिन फिल्म्स को कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जी फ़िल्म डेपोजिशन टेक्निक्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इस फिल्म को तैयार कैसे करते हैं, थिन फिल्म्स को, और किसी चीज़ के ऊपर इसको डिपॉजिट कैसे करते हैं, किसी के ऊपर लगाते कैसे हैं, किस तरह से इसको डिपॉजिट किया जाता है। तो बड़ा सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास वो है जी इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कि जो कि मेटल्स की कोटिंग इसमें की जाती है, किसी भी कैथोड या एनोड, यानी एक हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इस तरह का ना, एक कंटेनर है हमारा किसी प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ नट मटेरियल का, इसके अंदर 2 रॉड्स डिप की होती हैं। एक रॉड बच्चों एनोड की होती है, दूसरी बेटा किसकी होती है, कैथोड की होती है। ठीक है, सॉरी यार 1 मिनट जी। तो इन दोनों रॉड्स को बेटा बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, एक को बैटरी के नेगेटिव से, दूसरे को पॉजिटिव से। पॉजिटिव वाला बेटा एनोड होता है, एक रॉड एनोड वाली है, दूसरी कैथोड वाली है। आपने पिछली क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक में भी, एफएससी के कोर्स में भी। ठीक है, अच्छा, तो एक साइड पे कैथोड है, दूसरी साइड बड़ा एनोड है, हमारे पास एक पूरा सेल बना। एक्चुअली होता क्या है कि सोल्यूशन के अंदर ना मेटल्स के आयन है, यहाँ किसी भी मेटल आयन का हम सोल्यूशन लेते हैं। सपोज हमने कॉपर की यहाँ पे डिपोजिशन करवानी है कैथोड के ऊपर, कैथोड वाली किसी मेटल, ये कैथोड वाली रॉड भी किसी मेटल या इनर्ट मटेरियल की बनी हो सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने किसी मेटल की अटैचमेंट करवानी, तो हम बेटा यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं, किसी भी मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, उसको पानी में हल करते हैं, मेटल का साल्ट लेते हैं, उसको पानी में डिजोल्व करके ना उसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आयंस होंगे, सपोज वो कॉपर के आयंस हैं, मेटल के ये आयंस हैं। ठीक है, जैसे ही आप करंट दोगे बेटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा इस सेल के अंदर, तो मेटल्स के आयंस जो हैं वो किसी जो इनोड कैथोड जो हमारे पास बेटा उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी सेम वर्किंग वही जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो आयंस की सप्लाई है ना उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे डेंसिटी हो सकता है, करंट आप कितना दे रहे हो, टेम्परेचर कितना दे रहे हो, करंट की डेंसिटी क्या है, कितना करंट आप दे रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ना वो डिपोजिशन को अफेक्ट करते होते हैं। ठीक है,
अच्छा, आयंस का वेट भी इफेक्ट करता है, ज़ाहिर बात है ज़्यादा वजनी आयन होंगे तो ज़्यादा स्पीड से वो नहीं जाएंगे, जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं होंगे, तो ये भी मैटर करता रहता है। ठीक है, तो कैथोड की ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी कैथोड की शेप कैसी है वो भी जो है ना वो मैटर कर रही होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलें जी, मेटल्स जो है ना वो इनोडिक फिल्म्स भी हम बना सकें। ये तो होगी कैथोडिक फिल्म, कैथोड के ऊपर सरफेस के ऊपर एटम्स अटैच होंगे जाके। एनोड के ऊपर भी इसी तरह हम किसी ऑक्साइड की कोटिंग कर सकते हैं। मोस्टली एनोड के ऊपर बड़ा होती है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी मेटल के ऑक्साइड की यहाँ पे डिपोजिशन भी हम करवा सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। ठीक है, एक्चुअली इसमें किया क्या जाता है कि हमारे पास एनोडिक फिल्म्स होती हैं। इसकी थ्योरी थोड़ी सी आपको बताता हूँ एनोड वाली। यहाँ आपके सामने मैं नोट्स रख रहा हूँ, तो नोट्स इसकी थ्योरी भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो। जी स्टूडेंट्स, वो कह रहा है जी मेटल्स ऑन विच एनोडिक फिल्म्स कैन बी फॉर्म्ड आर नोन एज वॉल मेटल्स। ठीक है बेटा, कि ऐसी मेटल्स जिनके ऊपर एनोड की फिल्म बनाई जाती है, एक बारीक सी कोटिंग की जाती है ना, उस मेटल्स को वॉल मेटल्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द रेक्टिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनोडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट सेल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोडिक ऑक्साइड फिल्म्स कंटेन इलेक्ट्रोलाइट इन विच ए वॉल मेटल एनोड एंड इनर्ट। हाँ जी बेटा, जो एनोड है ना वो वॉल मेटल का बना होगा, यानी वो मेटल थोड़ी सी रिएक्टिव होगी, और दूसरा कैथोड आपको इनर्ट होगा। ठीक है, यानी एनोड आपने वॉल मेटल का बना दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और जो कैथोड आपका वो इनर्ट होगा, और उनको इमर्स कर जाता है। और इमर्स्ड का मतलब है आपका सोल्यूशन के अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सोल्यूशन होता है ना जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके अंदर इसको डिप कर दिया था इन दोनों रॉड्स को, वाइल कांस्टेंट करंट एंड वोल्टेज आर मेंटेन। ठीक है, वोल्टेज और करंट बैटरी की तरफ से सप्लाई किया जाता है। जैसे ये सारी चीज़ें यही बता रहा है ये, ठीक है ना, ये वोल्टेज वगैरह दे रहा है, करंट दे रहा है बैटरी के ज़रिए ना यहाँ पे दो रॉड्स को। तो वैन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये नोड किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल से किसको जोड़ते हैं, कैथोड को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑक्साइड की फिल्म बनना शुरू हो जाती है, ऑक्साइड की पतली सी लेयर बनना शुरू हो जाती है एनोड के ऊपर। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एनोडिक डिपोजिशन। ठीक है, तो ये था जी इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन प्रोसेस। इसमें कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप लोग कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है जी स्पटरिंग। स्पटरिंग, SPUTRING, स्पटरिंग। ठीक है, स्पटरिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा? बेटा स्पटरिंग एक ऐसे, ये भी इसी तरह का एक प्रोसेस है, मिलता जुलता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। तो स्पटरिंग में हम करते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे बेटा देखना है। ठीक है, इसमें बच्चों को उसी तरह से कोटिंग करते हैं जिस तरह हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन में करवा रहे थे। स्पेक्ट्रम में जो है ना ये टेक्निक बेटा यूज़ की जाती है अगर मेटल के ऑक्साइड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेटालिक ऑक्साइड्स जिनकी आपने डिपोजिशन करवानी है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, यानी ये वो मटेरियल है जिससे थिन फिल्म बनती है। मेटालिक ऑक्साइड जो है ना ये अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना तो उस सिचुएशन में हम लोग, या अलॉयज़ वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। अगर अलॉयज़ की कोटिंग करवानी है आपने, अलॉयज़ की थिन फिल्म बनानी किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए स्पटरिंग वाला प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पटरिंग एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आपने वो मटेरियल जो कि डिपॉजिट करवाना है ना, जैसे ये वाले मटेरियल्स हैं ये आपने डिपॉजिट करवाने हैं, ये किसी सोर्स से लिए जाते हैं और उनको फिर सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आपने कोटिंग करवानी ना, सपोज़ ये पेंसिल है आपके सामने, इसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है मेटालिक ऑक्साइड्स की, तो मेटालिक ऑक्साइड्स और अलॉयज़ ये किसी सोर्स से पहले तो रिमूव करवाए जाते हैं, फिर उसको रिमूव करवा के इसके ऊपर कोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, यानी स्पटरिंग में भी वोल्टेज करंट का इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज बेटा हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, हाई वोल्टेज के जरिए यानी करंट के ज़रिए बेटा क्या होगा, करंट या हाई वोल्टेज क्या करेगा बेटा कि वो मटेरियल यानी कि मटेरियल रिमूव करेगा, ये मटेरियल मटेरियल की बेटा रिमूवल करवाएगा ये किसी भी सोर्स से, फ्राम एनी सोर्स, मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है वो जहाँ से हमें ये मेटालिक ऑक्साइड या अलॉयज़ मिलेंगे, यानी जिस चीज़ की कोटिंग करवाने ना वो किसी सोर्स से ली जाती है, उस मटेरियल को किसी सोर्स से लिया जाता है, उस मटेरियल की फिर कोटिंग करवाई जाती है किसी सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो एटम्स बेटा सोर्स मटेरियल से रिमूव करवाए जाते हैं। ठीक है, आयनाइज गैस होती है, एक चैम्बर पूरा होता है ना, एक पूरा सा चैम्बर होता है, ऐसे लंबा सा ऐसे चैम्बर होता है। ठीक है, जिसमें इसके अंदर बेटा गैस होती है जो कि आयनाइज फॉर्म में होती है,
आयनाइज गैस होती है उसके अंदर, ठीक है। यानी इसके साथ मैं थोड़ी थ्योरी आपको समझाता हूँ यहाँ से, यानी ये देखना यार, इस पॉइंट से ज़रा हम थ्योरी को समझते हैं। यहाँ से एटम्स आर रिमूव फ्रॉम द सोर्स मटेरियल एंड कैरी थ्रू द आयनस गैस विद इन चैम्बर एंड डिपोज इन द सबस्ट्रेट बेटा, ठीक है बेटा। आयनस गैस को एज ए कैरियर यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। पहले सोर्स से एटम निकाले, फिर कैरियर गैस यूज़ की, गैस में वो एटम मिक्स होके किसी चीज़ के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे आप ये देख लो कि जो एयर आपकी हवा है ना बेटा, हवा के अंदर अगर आप, या कोई भी एयर है, पंखे की हवा क्यों नहीं है, उस हवा के अंदर आप डस्ट के पार्टिकल ऐड कर दें, मिट्टी ऐड कर दें खुद से बाहर से, तो वो एयर के साथ वो पार्टिकल भी जहाँ जहाँ एयर जाएगी वो पार्टिकल को भी साथ ले जाएगी, जाके वो डिपॉजिट करवा देगी मिट्टी के पार्टिकल्स को। उसी तरह यहाँ भी ऐसे सेम टू सेम मिलता जुलता काम हो रहा है। अच्छा, द लार्जेस्ट सरफेस इज़ द कैथोड एंड द सबस्ट्रेट मेड द एनोड बेटा, ठीक है। यानी एनोड बेटा सबस्ट्रेट को बनाया जाता है, यानी जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी वो नोड के तौर पे काम कर रहा था। चैम्बर कंटेन्स अनर्ट गैस सच एज आर्गन, अनर्ट गैस बेटा यूज़ की जाती है, यानी कैरियर गैस जिसे बोलते हैं, यही वाली गैस जो ऊपर मैंने बोली है आयनस गैस, उसका एज ए कैरियर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द स्पटर्ड एटम्स डेवलप सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट सेफ्लार एटॉमिक लेयर्स ऑफ सबस्ट्रेट सरफेस रिजल्टिंग इन एडहेजन एंकरिंग एंड फिल्म्स ऑफ एक्सीलेंट एडहेजन, ठीक है बेटा। यानी कि उनकी अच्छी तरह से ना कोटिंग हो जाती है, एडहेजन हो जाती है। यानी कि स्पटर्ड एटम्स बेटा वो एटम जो किसी सोर्स से निकाले जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं, ठीक है ना। सेवरल एटॉमिक लेयर्स ऑफ सबस्ट्रेट सरफेस बेटा, वो सबस्ट्रेट की सरफेस के लेयर्स के अंदर जाके धंस जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होता है, जिसका फ़ायदा बेटा ये तो कि उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है थिन फिल्म की किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर डिपॉजिट मल्टी लेयर्स फिल्म्स भी, आप ज़्यादा लेयर्स भी बना सकते हैं उस फिल्म की, ठीक है ना। एंड फिल्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अलॉयज़ बेटा वो होते हैं जो दो मेटल्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। स्पटरिंग को वाइडली यूज़ किया जाता है थिन फिल्म्स जैसे सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड की कोटिंग के लिए इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। एंड भी आपने डायरेक्ट चले जाना इसके डिसएडवांटेज के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या बेटा इस टेक्निक का कि हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होता है ये, ठीक है। ऑपरेशन एंड स्लोअर डिपोजिशन रेट्स होता है, यानी कि ये दोनों रेट्स बेटा स्लोअर होते हैं, ठीक है। चलें जी, इसके बाद अगला मेथड हमारे पास है वो है फोटोपॉलीमराइजेशन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं जी बच्चों। अगला प्रोसेस है फोटोपॉलीमराइजेशन। फोटोपॉलीमराइजेशन एक टेक्निक है जो कि एक स्पेशल मटेरियल की फ़िल्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पॉलीमर की डिपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं इसको हम। पॉलीमर इसको बोलते हैं पॉलीमर डिपोजिशन, ठीक है बच्चों। इसमें ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उस इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स हैं बेटा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक होता है वैक्यूम सिस्टम, एक ऐसा पोर्शन होगा आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जहाँ पे वैक्यूम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जी वेपराइजेशन चैम्बर वगैरह हो सकता है जिसको हम, इसके अलावा प्रोविजन्स जिससे बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। प्रोविजन्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा, ये गैसियस मोनोमर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है ना। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम गैसियस मोनोमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। या फिर वेपराइजिंग द, या उसमें उसके ज़रिए हम वेपराइजेशन करते हैं किसकी, लिक्विड मोनोमर की। पहले हम मोनोमर लेते हैं ना, मोनोमर से हम फिर मोनोमर को पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक फिल्म बारीक सी बनती है जो कि साथ में डिपॉजिट भी करवा रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो सोर्स, एक बड़ा सोर्स है जिसका नाम है यूवी सोर्स। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है फोटो पॉलीमराइजेशन। फोटो मतलब इसमें रोशनी भी, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट वगैरह जो है ना, यूवी लाइट भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन का इसमें मैकेनिज़्म होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, जिसके 2 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, गैसियस मोनोमर्स को लेते हैं। गैसियस मोनोमर बोलते हैं सिंगल यूनिट को, ठीक है ना, यानी एक मालिक्यूल को कह लें आप, किसी भी चीज़ के एक एटम को कह लें आप, एक मालिक्यूल को। तो गैसियस मोनोमर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम अटैच करवाते हैं, इसकी हम करवाते हैं अटैचमेंट किसी भी सरफेस के ऊपर, वेसल सरफेस के ऊपर करवा सकते हैं, ठीक है ना। अटैचमेंट ऑन वेसल सरफेस, किसी भी वेसल के ऊपर आप इसकी अटैचमेंट करवा सकते हैं। वेसल बोलते हैं किसी बर्तन वगैरह को, किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कह सकते हैं आप। अटैचमेंट ऑन वेसल सरफेस, ठीक है। और अटैचमेंट जो है ना वो 2 तरीके से हो सकती है, वो कैमिसॉर्प्शन भी हो सकती है, कैमिसॉर्प्शन,
केमिकल सॉर्प्शन बेटा हो सकती है वो, या वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, यानी फिजिकल अटैचमेंट भी हो सकती है। फिजिकल अटैचमेंट केमिकली रिएक्ट ना करेगा तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी आप उसको कह सकते हैं, यानी सरफेस के ऊपर रहे अगर सिर्फ वो केमिकली रिएक्ट ना करें। ठीक है बेटा, गैसियस मोनोमर की अटैचमेंट करवाते हैं वेसल सरफेस के ऊपर। अटैचमेंट दो तरह की हो सकती है, केमिसॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो सकता है आपका। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, इसी गैसियस मोनोमर को जब आप डिपॉजिट करवा देते हैं सरफेस के ऊपर, इसको फिर एक्टिवेट किया जाता है। ये काम करने के बाद, यानी डिपोजिशन करवाने के बाद इसको एक्टिवेटेड, इसकी एक्टिवेशन इसकी की जाती है, एक्टिवेटेड बाय यूवी सोर्स बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए, यूवी के जरिए इसको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली रोशनी का, लाइट का बेटा फंक्शन ये होता है कि मोनोमर को ना, मोनोमर के ये बना देता है, फ्री रेडिकल बनाता है ये। ठीक है ना, इसमें एनर्जी का यूज़ कम होता है बेटा। ये ऐसा प्रोसेस है, यूवी लाइट जो है ना ये लो एनर्जी सोर्स कह लें इसको आप। ठीक है ना, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यूवी लाइट बेटा गिराओगे किसके ऊपर, गैसेस मोनोमर के ऊपर, एक तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी गैसेस मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, इस प्रोसेस करिए। तो जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना बेटा, ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये कपल होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, की कपलिंग होती है, जुड़ के बेटा ये क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। फिर ये यानी सरफेस के ऊपर अटैचमेंट करवाने के बाद ना मोनोमर जो है ना वो आपस में जुड़ते हैं, जब लाइट गिराते हैं तो वो पॉलीमर की, वो फिल्म पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी अब ये नहीं करना कि पॉलीमर पहले बना लो उसको बाद उसको डिपोजिशन करवाओ, नहीं, मोनोमर लेते हैं हम, मोनोमर को लाइट देते हैं, एक्टिवेट डिपॉजिट करवाने के बाद उसको लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद बेटा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लाइट की वजह से ना एनर्जी है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या है कि मोनोमर बेटा इस तरह से टूटते हैं, मोनोमर के अंदर बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, इस तरह से होती है कि फ्री रेडिकल यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये सपोज CH4 है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन चला गया तो कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा देना है आपने, जो कि फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो बांड जब टूटता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बांड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले जाता है जो टूट के चला जाता है और बाकी दूसरे एटम की तरफ रह जाता है। ठीक है जी, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोला जाता है। ओके, तो पॉलीमर का रेट जो है ना वो लाइट की इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से बेटा बढ़तेगा, यानी फ्री रेडिकल्स का कपल होने का रेट यानी या पॉलीमर बनने का रेट बेटा वो डिपेंड करता है कि आप लाइट वगैरह जो है ना वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उस लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है एक्चुअली वो। ठीक है, इसके बाद ना इसके एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लिखते हैं। अच्छा, मोनोमर्स की एग्जांपल्स क्या हैं वो भी देख लें। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है ना, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन एट्सट्रा, इस तरह के ना इनके नाम हैं पॉलीमर्स के। तो इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं जी, एप्लीकेशंस मेरे पास लिखी हुई हैं उसकी फॉर्म में, यहाँ से आपको मैं रीड आउट करवा देता हूँ, साथ समझ लेते हैं, कोई पॉइंट इसमें मुश्किल हुआ तो। ये बताइए, ये आपके सामने ना इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बेटा एप्लीकेशंस क्या हैं, दे आर यूज फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। बेटा डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं या किसी चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है कि ये हीट और टेम्परेचर की इंसुलेटर होती हैं। ठीक है, इसको बियर करती हैं। दे फॉर्म कंडक्टर्स, रजिस्टर्स, इवन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रजिस्टर्स बनाते हैं इससे। ठीक है ना, रजिस्टर्स वगैरह आपने फिज़िक्स वगैरह में पढ़े होंगे, यानी कि जो करंट को रोकते हैं, रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत का काज करते हैं, इस तरह के कंपाउंड। दे आर यूज टू फॉर्म फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स बनाते हैं जी। दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल मतलब वही जो हम लोग ऐसे समझ लें इसको कि जो प्लेटें होती है ना जिसके ज़रिए हम सोलर जो सोर्स एनर्जी का यानी सोलर पैनल्स वगैरह जो है ना वो बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, जिससे क्या होता है सूरज की जो सनलाइट एनर्जी बेटा जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, दे आर यूज एज ए ऑप्टिकल कोटिंग्स ऑन लेंसेज। ऑप्टिकल कोटिंग बेटा इसको करते हैं लेंसेज के ऊपर टू मिनिमाइज अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। दे आर यूज टू कोट मेटल सर्फेस टू इंक्रीज देयर हार्डनेस। बेटा मेटल की सर्फेस के ऊपर इसकी आप कोटिंग कर दें तो मेटल की हार्डनेस जो है बेटा वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है,
इसके अलावा मेटल की कोटिंग आप किसके ऊपर कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर भी आप मेटल की लेयर को कोट कर सकते हैं, सिरेमिक्स के बर्तनों के ऊपर भी आप मेटल की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिससे ये होता है कि बेटा ग्लास और सिरेमिक्स जो है ना वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। दे आर यूज टू कोट मेटल सर्फेस टू इंक्रीज हार्डनेस। फॉर एग्जाम्पल डायमंड थिन फिल्म्स, बेटा डायमंड जो है ना वो ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना, मेटल से ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, यानी कि डायमंड की फिर हम छोटी छोटी बारीक लेयर्स कोट कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर। मैं कहता हूँ गोल्ड सोना जो है ना, आप ऐसे कह लें, लोहा आयरन कह लें, कोई भी मेटल है बेटा, ठीक है ना, कॉपर की मेटल है कोई, उसके ऊपर आप डायमंड की कोटिंग करवा दें तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है उस मेटल की ना, ठीक है। कटिंग टूल जो होते हैं ना, ठीक है ना, एंड वी आर रेजिस्टेंस ऑन कटिंग टूल्स, बेटा कटिंग टूल्स की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये 7 एप्लीकेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से एटलीस्ट आप लोगों को 4 से 5 एप्लीकेशन आपके माइंड में हों तो सफिशेंट होती हैं, ठीक है। तो ये था जी सारे का सारा टॉपिक थिन फिल्म्स वाला। इसमें से जो पॉइंट आप लोग को समझ ना आया हो, जो आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।